देश का 101वां यूनिकॉर्न जिस शख्स के नाम है, कोचिंग की दुनिया में न सिर्फ एक नई क्रांति के तौर पर इस नाम को देखा जा रहा है, बल्कि जेई जैसे कठिन जटिल परीक्षा के लिए किस अलग तरीके से तैयारी की जाए, यानी कि कोचिंग और तैयारी के पूरे पैटर्न को छात्रों के लिए बदल दिया है। और छात्रों और युवाओं के लोकप्रिय सर, अलग सर आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में। प्रयागराज के युवा हीरो और युवा आइकन अलख पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में, हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। युवा हीरो आइकन, काफी कुछ बोल दिया आपने। वजन आ गया शुरू से ही। हाँ, वजन आना भी चाहिए। जब बात करते हैं कि देश का 101वां यूनिकॉर्न, इसने कितना ऊर्जा को बढ़ाया अलग आप लोगों की, क्योंकि लंबा प्रयास है, लंबा सफर है आपका, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो एकदम फौरी जो एक बड़ी उपलब्धि सामने आई, कैसा लगता है? यूनिकॉर्न बनने से हमें नहीं लगता कि पीडब्ल्यू को या फिजिक्स वाला को हम लोगों को कोई बहुत ऐसा सपोर्ट मिला या हम लोग बहुत ही उससे चेंज हो गए। हम लोग वही कर रहे हैं जो बच्चों के लिए कर रहे थे। हम आज भी बच्चों के कमेंट सेक्शन से ही डिसीजन लेते हैं क्या करना है क्या नहीं, वही मेल्स पढ़ते हैं, वही सपोर्ट पे जाते हैं। तो आज भी बच्चे जो कह रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ, इस चीज से फर्क पड़ा जब माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे बारे में बात की, ओवर बिलियंस ऑफ बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि पूरे हमारे पास एक अच्छा टैलेंट आता है काम करने के लिए, जैसे टेक का टैलेंट है, टीचर टैलेंट है, वो और हमारी तरफ आकर्षित होता है और उसको लगता है कि स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फायदा डेफिनेटली मिला यूनिकॉर्न बनने से। अलग ये भी लगता है कि एक ऐसा प्रयास आपने शुरू करा शायद जिसमें यूनिकॉर्न एक उपलब्धि है बहुत बड़ी, लेकिन इस सफर ने एक उस अलग छात्र को जो अपना बीटेक करते समय शायद बहुत इंटरेस्टेड बीटेक में नहीं था और बीच में बीटेक को छोड़ने के बाद क्या लगता था कि सिर्फ कोचिंग से आप अपने भविष्य को और साथ ही साथ तमाम युवाओं के भविष्य को संवारेंगे? नहीं, इतना तो बिल्कुल नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था। जब कॉलेज छूट रहा था तो ये लग रहा था कि ये जो बैंक का लोन है जिससे पढ़ने आए हैं ये कैसे चुकाएंगे। तो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने फोन पे बोला था, हम तो रो रहे थे उस समय फोन पे कि अरे दीदी अब हम क्या करेंगे, कॉलेज पढ़ने का मन नहीं है। और तो कह रही है मन नहीं है तो बताओ, कर लो, अभी ऐसे कर लो वैसे कर लो। हमने कहा लोन है हमारे ऊपर। और रात को करीब 1-2 बजा था, हम छत पे खड़े होकर बहुत रो रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे। तो उसने बोला तुम इलाहाबाद आ जाओ, तुम्हारा लोन हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने ये बोल दिया, हमें संतोष हो गया था। तो उस टाइम तो ये लग रहा था ये बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे और जीवन में वापस जाके क्या करेंगे। एक्चुअली 12th तक बड़े क्रिएटिव बच्चे थे, ठीक है, पढ़ने में भी ठीक थे और क्रिएटिव भी थे। ऐसा भी था कुछ बड़ा करना है, इसीलिए गए थे इंजीनियरिंग करने कि कुछ समाज बदलने वाली चीजें होंगी, वहां इंजीनियर बनेंगे। पर उत्तर प्रदेश कॉलेज का हाल जो सच बात है वो वही था कि मतलब लाइट गई हुई है और एक्सपेरिमेंट्स तब भी हो रहे हैं, रीडिंग तब भी लिखी जा रही है। तो इस तरह का माहौल है। एग्जाम से 4 दिन पहले बच्चे पढ़ के पास हो रहे, तो हमें वो नहीं समझ में आ रहा था। हम सीखने गए थे, सीखने में कुछ था नहीं। तो फिर यही है कि वापस आए। तो आपने बीटेक किस सन में ज्वाइन करा? 2011 में ज्वाइन किया, 2014 पे छोड़ दिया। 14 में आपने थर्ड ईयर में। ठीक। हाँ, वहाँ फिर ड्रामेट्स में इंटरेस्ट आ गया था और ड्रामा वहाँ कर रहे थे बहुत। तो ये लग रहा था एक्टर बन जाएंगे। तो पर पढ़ा भी रहे थे साथ में, लगातार बच्चों को कोचिंग लिए तो बढ़ा रहे हैं, करीब 8th क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा भी लगातार रहे थे। ये नहीं सोचा था कि इतने बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तब तो इंसान को पहले तो लगता है खुद बच जाए भाई। तो पहले तो लग रहा था महीने का 5,000 रुपए आ जाए तो लोन तो दे पाए हम। तो इलाहाबाद जाके सबसे पहले एक कोचिंग पकड़ ली थी, ब्राइट कोचिंग नाम था। तो धन्यवाद यादव जी का जिन्होंने वहां रखा था। और 125 रुपए लेक्चर का देते थे वो, एक लेक्चर का। तो 5,000 रुपए महीना का बन जा रहा था, तो कम से कम सुकून था कि लोन दे पाएंगे। ये नहीं पता था ये सब ऐसा होगा लास्ट में। तो जब उस कोचिंग को जब शुरू किया था तब सिर्फ हर दिन का खर्चा निकल सके, लोन दे सके, सिर्फ इतना ही मकसद था। लेकिन भविष्य करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या सोच रहे थे? बीटेक तो छोड़ के आ गए थे उस टाइम। और घर वालों का क्या प्रेशर नहीं था? घर वालों ने, माता पिता ने किस तरह से लिया? बहन ने तो सहयोग करा? मम्मी और बहन दोनों ने काफी सहयोग किया। वो बचपन से कहते थे कि तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे जीवन में और तुम कुछ कर ले जाओगे। पर हमें लगता है वो सभी माएं बोलती हैं अपने बच्चे को, और अच्छा है, बोलना चाहिए, उससे वो मोटिवेटेड रहता है। उसको ये फील कराना चाहिए कि तुम यूनिक हो, ये नहीं फील कराना चाहिए कि तुम सब जैसे हो। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा ये फील कराएं कि तुम यूनिक हो। हम लोग अम्मा बोलते हैं उनको। पापा का नेगेटिव था, और पापा का नेगेटिव होने का रीजन ये था कि पापा ने पहले 2-3 बार जीवन में इस तरह का काम किया है। पढ़ाई बीच में छोड़ी उन्होंने खुद, घर बेचना पड़ा उनको। उसके बाद वो साइकिल पे जाते थे, तेल बेचा उन्होंने, साइकिल पे जाके बिस्किट बेचा दुकानों पे, बिजनेस नहीं चले। तो उनको शायद वो एक इनसिक्योरिटी डर था कि हमारे बेटे के साथ भी यही चीज ना हो जाए जो हमारे साथ हुई है। तो उनका डर तब मुझे नाजायज लगता था, आज मुझे जायज लगता है। और मुझे लगता है कि बात सही कहते हैं कि मतलब बात ये है कि माँ बाप जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए कहते हैं, सोचते हैं। उस टाइम मुझे पापा बहुत टॉर्चर करते थे हमारे, कि तुम ऐसा लगता था कि बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमें भरोसा था कि मेरा टॉर्चर हो रहा है घर पे रोज
कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ के आ गए और बैंक का लोन है तुम्हारे ऊपर, हम लोग ये रहते हैं 2 कमरे के मकान में, स्लम जैसा एरिया है, यहाँ से क्या करोगे अब तुम जीवन में, ट्यूशन पढ़ा के क्या ही कर लोगे, 5,000 महीने कमा रहे हो। तो इस तरह से उसी बीच हमारे एक कज़न है, उनका नाम है हर्षद, ठीक है, पूरा नाम नहीं बोलेंगे समझ जाएंगे। तो उनका वेडिंग कार्ड आया और उस जमाने में ना बड़ा चला था कि लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे इंजीनियर लिखते थे नाम क्या के ER डॉट, तो उन्होंने अपने वेडिंग कार्ड पे लिखा हुआ था इंजीनियर हर्षद और वेट्स जो भी था। हमारे लिए तो काल हो गया जिस दिन वो वेडिंग कार्ड घर पे आया कि देखो ये इंजीनियर लिखा है, तुम क्या लिखोगे शादी के कार्ड पे। तो हमें नहीं पता था क्या लिखेंगे, था अपोज था, पर ये नहीं सोचा था कि क्या बच्चों के लिए कर जाएंगे। ये तो जब कोचिंग में 2-3 साल हो गए तब हमें समझ में आया कि हमारे जो कोचिंग, पहले ब्राइट कोचिंग में गया 5,000 रुपए के लिए, फिर हमको लगा जो आप कह रहे हो कि खाना पीना लोन नहीं हो सकता था, तो हम कॉलेज छोड़ गए, तीसरे दिन ब्राइट कोचिंग पहुंच गए और उसके बाद फिर हमने और कोचिंग ढूंढनी स्टार्ट की, कहीं और समय बच रहा है। फिजिक्स वाला 2014 से चल रहा है। अच्छा, तो उस कोचिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तो एक अलग तरह के टीचर थे हम, मतलब टी शर्ट के पीछे जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, तो हमने आइसोटोप का नाम बहरूपिया दिया था, पीछे पेंट किए रहते थे, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बने हुए हैं, एक पीछे एक और, एक बार एक टी शर्ट पे, और ये फैब्रिक पेंट आता है, उससे हमने पेंट किया था कि तो खुद आप करते थे? ये हम खुद घर पे बैठ के खुद करते थे, बड़ा इंटरेस्ट आता था हमको। और बड़ा तारीफें मिल जाती थी कोचिंग में कि ये सर तो अलग ही क्या, ये टी शर्ट पे। पहले लोग हंसते थे, टीचर सारे कोचिंग में जो भी टीचर आया वो हंसते थे कि ये क्या कार्टून जैसा है, क्योंकि हमारी पूरी जीन्स थी और जीन्स थोड़ी फटी फटी थी, पैसे नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने उस फटे को शर्माया नहीं, हमने उसके अगल बगल फॉर्मुलेस लिख डाले। एक्चुअली मैंने ये बात बताई नहीं, जो जीन्स मेरी थी वो थोड़ी फटी चितरी थी, तो हमने क्या किया, उस पर फैब्रिक पेंट से खूब पेंटिंग कर डाली, तो उस पर पुली का डायग्राम है, उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर वेव का डायग्राम, पूरी फिजिक्स पेंटेड थी अलग अलग कलर से। तो टीचर बड़ा मजाक उड़ाते थे वहां कोचिंग में कि देखो पागल सा दिख रहा है, चप्पल पहन के आता है, पर बच्चों को लग रहा था कि ये कैसा अजीब सा मास्टर है जिसकी टी शर्ट पे भी रंग है, यहाँ पे भी थोड़ा साइको सा भी है, और बात भी ऐसा कर रहा है कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, ये वो। तो एक अलग तरह का मोटिवेशन देते थे बच्चों को जीवन में, तो हम खुद, और वहीं से हम भी खुद भी मोटिवेट हो रहे थे। तो बच्चों में एक अलग लहर थी, और हमने देखा है, जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था, जमाल नाम था उसका, 9th क्लास में, और पढ़ाई में बड़ा अजीब था, मतलब कमजोर आप कह लो जो कह लो, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में हुआ, 12th तक आते आते वो बच्चा अच्छे परसेंटेज लाने लगा, लाइफ में अच्छा कर। तो इस तरह के बहुत बच्चे मिले जो हमें लगता था सिर्फ पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, और हम उनको फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया, बस मैंने ये पागलपना उनको दे दिया फिजिक्स का अपनी तरफ से उनकी तरफ, और उसके बाद वो लाइफ में सही। तो हमको लगा कि ये चीज जो है ये और बच्चों तक पहुंचे, और वो 10 साल में 7,000 बच्चों तक ही पहुंचनी थी वहां से। तो फिर कि लगा जो आप कह रहे हो ना कि बाकियों तक कैसे पहुंचेंगे, तो वहां से फील। अलग हम बात कर रहे हैं सफर की, सफर में कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इस सफर में असफलताएं भी बहुत रही होंगी। कब ऐसा लगा कि सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग करने के बाद और ये सोचा कि अब YouTube चैनल पे भी जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं होगी, और मैं यही कहूंगा कि लोगों को दिखती है 100 में से वो 10 सफलताएं जो हो जाती हैं, और 90 बार जब इंसान असफल हुआ उसको कोई नहीं देखता। और मुझे लगता है वो असफल होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए, वो ना होता तो ये ना होता। कब लगा ऐसा, ये उसी दिन लगा जब 3 साल हो गए कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, और इलाहाबाद में एरिया है करेली, तो वहां पे थोड़ा वायरल सा होने लगा। एक अजीब सा मास्टर जो 23 साल की उम्र का है, 22-23 साल की उम्र, 24 साल का है, टी शर्ट रंगी हुई, शर्ट रंगी हुई, पागलों वाली बातें कर रहा है, बच्चों को अलग तरह से मोटिवेट कर रहा है, और बच्चे भी वहां जुड़े जा रहे हैं। मतलब क्लास के अंदर स्पेस नहीं बच रहा है बैठने का, जब हम लोग पढ़ाते थे तो क्लास के अंदर जगह नहीं बच रही थी पढ़ाने की। तो ये आप 10वीं 12वीं पढ़ा रहे थे? 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा रहे थे जी। क्लास के अंदर जगह नहीं बच रही थी एकदम पढ़ने की। तो फिर उस समय हमारे जो साथ में थे, इन्होंने हमको बोला कि 7,000 बच्चे पढ़ा लोगे अगले 10 साल के अंदर। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम अगले 10 साल में 7,000 बच्चे पढ़ाओगे, और मेरे लिए एक श्राप हो गया घर जाके सोचते सोचते। हम एकदम डर गए इस बात से कि 10 साल भी बीत जाएगा और 7,000 बच्चे ही पढ़ाएंगे हम, और ये जो अलग तरह का पागलपना हम ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों में, ये जो एक फिजिक्स में गरीब बच्चा जो है उसको हम जो फिजिक्स सिखा पा रहे हैं, वो चीजें बाकी जगह नहीं जा रही है। दूसरी दिक्कत ये भी थी, वहां पे ये भी लिमिटेशन था, हम कई बच्चों की फीस ऑफ कर देते थे, बहुत बच्चों की फीस ऑफ करते थे कि फीस कम कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इस चीज का दूसरा रास्ता, और हमारी खुद की जर्नी बहुत दिक्कत वाली रही कि हम 8th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मम्मी घर में दरी बिछा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, पापा ये सब काम कर रहे हैं, मैंने बताया घर बेचना पड़ा। तो हमें लग रहा था कि वो वापस हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, तीसरे साल तक कोचिंग में अच्छा, जो आप पूछ रहे हो पर्सनल, तीसरे साल में अपना लोन खत्म कर दिया, बैंक गए, एक बार में लोन खत्म किया। जिस दिन लोन खत्म किया तो हमने को बताया सर हमने ये पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो हर साल मार्कशीट मांगते रहते हैं। तो हमने कहा सर ये लोन खत्म, और आपको बताना चाहते हैं कि हमने पूरा भी नहीं किया। तो क्या चलो ठीक है। फिर तब हमें लगा कि और बच्चों तक पहुंचना है अगर, तो उसका जरिया है कि ऑनलाइन पढ़ाओ। तो कुछ लोग को देखा था ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो हमें ऐसा लगा था कि हम इनसे अच्छा नहीं तो इनके जैसा जरूर पढ़ा लेंगे, और जिस तरह की कोचिंग के अंदर सनक से पढ़ा रहे हैं उसी सनक से यहाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाया 2016 में। अब जो आप बोल रहे हो कि
असफल। तो 2016 में 12 वीडियो डाले, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, आज कुछ नहीं चले उसमें से, 20-20 व्यूज, 10-10 व्यूज, छोड़ दिया। फिर नहीं पढ़ाया, फिर ऑफलाइन पढ़ाने लग गए। अब ऑफलाइन क्यों पढ़ाने लग गए? क्योंकि वहां से पैसा आ रहा था। तो उस समय ये लगा होगा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, ये देखा जाएगा बाद में। हमें लगता है जब तक इंसान के पास एक चीज होती है ना, एक तरफ से पैसा आता रहता है, तो उसको दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर 2017 में हमने तार काट दिया, हमने कहा ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, 4 साल हो गए और हमने कहा अब नहीं पढ़ाएंगे, जबकि अच्छे पैसे आ रहे थे। यूट्यूब से आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। महात्मा के मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं अलक सर, अलक पांडे, प्रयागराज से, युवाओं के यूथ आइकन। अलक, हम बात कर रहे थे 2017 से यूट्यूब की जब जर्नी शुरू हुई तो उसके अपने चैलेंजेस हैं और कोचिंग में भी बड़े जाइंट्स भी हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको किस तरह का खतरा रहता है, उन खतरों से कितना आप बचते हुए निकले। टीचर्स का जो बैच होता है, जो आपका पूरा ग्रुप होता है, उनको भी कई बार बड़े जाइंट्स कोशिश करते हैं अपनी तरफ खींचने की। क्या इस तरह के चैलेंजेस सामने आए? बिल्कुल है। 2017 में शुरू किया यूट्यूब पे, तो दीवार के ऊपर एक व्हाइट बोर्ड लगाया, सामने किताबें रखी, उसके ऊपर मोबाइल फोन रखा और शूट किया, और एक जला ली ऐसी लाइट, जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, और एसी बंद, क्योंकि माइक की आवाज खराब हो जाएगी। तो एकदम पसीने वाले वीडियो बन रहे थे और देख के लग रहा था कैसा गंवार सा आदमी है ये, गाँव का, क्योंकि कपड़े भी खराब ही पहना है इंसान ने, ऐसा कुछ। अब 3-4 साल कोचिंग से पैसे जो कमाए थे बैंक का लोन देने में चले गए, और काफी रिलेटिव्स ने भी हेल्प की थी, हमारे मौसी लोग ने पैसे दिए तो उनको भी वापस किया जितना कर पाए। खैर वो पैसे कभी वापस नहीं हो सकते। फिर YouTube पे पढ़ा रहे लगे, और फिर धीमे धीमे ट्राइपॉड खरीद लिया, फिर ट्राइपॉड पे रख के पढ़ा रहे थे। इस तरह से इंप्रूवमेंट करते गए, लाइटनिंग में इंप्रूवमेंट किया, ये करते गए, पर पढ़ा वही व्हाइट बोर्ड पे रहे थे। हमें एक बात समझ में आई कि ना ही आपका ये कोई बहुत शोशा चलेगा लाइफ में, ना ही आपकी ये कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने चलेगा। लास्ट में चलेगा आपको कितना आता है और आप अपने आर्ट में कितने फाइन हो। ये चीज हमको लगा यूट्यूब ने प्रूफ की हमारे लिए भी लाइफ में, क्योंकि हमारा कंटेंट अच्छा था, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा था, बच्चों से दिल कनेक्ट हो गया, और बच्चों को लगा कि ये मास्टर हमारे जैसा ही, कोई हाई फाई मास्टर नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई देखो तो कुछ इस तरह की होती है ना, सो गाइस नाउ वी विल स्टडी, तो उनको लगा नहीं वैसा अंग्रेजी बाबू टाइप के नहीं, ये हमारे ऐसे देसी आदमी है, एकदम गरीब आदमी है, एकदम हमारे जैसा, हमारी प्रॉब्लम समझते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते उनसे वही सब बातें भी कर रहा हूँ कि मम्मी से चप्पल तो पड़ेगी ही, तुमको ये तो होगा ही, और मुझे पता है, तुम खुद को शीशे में देख लो, तुम्हें पता है तुम्हें जीवन कोई नहीं मिलनी है। तो इस तरह के हंसी मजाक भी चल रहे थे। पर 2020 में जब ऐप लॉन्च हुआ तब टीचर लिए, तब तक तो मैं अकेला ही पढ़ा रहा था यूट्यूब पे। अकेला पढ़ाते पढ़ाते ये चैनल सबसे बड़ा चैनल बन गया जेई नीट का। और जबकि सामने लोग जो आप बोल रहे हैं, सामने बड़ी बड़ी कंपनी बैठी थी, जिनके एक चैनल पे 50-50, 100-100 लोग की टीम बैठी है, और उनका हाई एंड डिजिटल कंटेंट एकदम एडिटेड, एकदम प्योर, एकदम मस्त सा आ रहा है, कलर्ड, और मेरा वही व्हाइट बोर्ड में जिसमें कभी आवाज भी खराब आ रही है, कभी वीडियो भी कट जा रहा है। एक बार बीच में बोर्ड ही गिर गया वीडियो के बीच में। अब हमको लगा उसको एडिट कैसे करें, एडिटिंग भी खुद कर रहे थे, वीडियो भी खुद बना रहे थे, कंटेंट भी खुद पढ़ रहे थे, कोई टीम भी नहीं थी। पर जब टीचर्स आए तो आप सही कह रहे हो, ये हुआ, एक बार हुआ कि एक बड़े जाइंट ने हमारे टीचर्स को, वो हमारे पास आए पहले कि आप 75 करोड़ रुपए ले लो और हमें फिजिक्स वाला में कुछ 10-20% का शेयर दे दो, 75 करोड़ रुपए हमसे लेके। तो इस समय तक आप यूट्यूब से आपकी कितनी आमदनी हो जा रही थी? ठीक अच्छी। अच्छी। अब तो यूट्यूब से ऐप पे आ गए, तब ये हुआ। यूट्यूब से तो आमदनी की बात करें तो एक साल तक 2017 से 18 तक यूट्यूब पे पढ़ाया, और हमें पता नहीं था कि यूट्यूब से आमदनी होती है। तो 2017 से 18 तक हम कोचिंग भी पढ़ा रहे थे और यूट्यूब भी कर रहे थे। 17 के लास्ट में आते आते कोचिंग एकदम बंद कर दी और यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर है और 8,000 रुपए पूरे साल भर में आए, जब हमें पता चला कि यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं। मोनेटाइजेशन हो गया। 8,000 आया, अगले महीने 17,000, अगले महीने 13,000, अगले महीने 40,000, अगले महीने 1 लाख, अगले महीने 2 लाख, उसके बाद सब सही हो गया। ठीक है, तो यूट्यूब से अच्छे पैसे आ रहे थे, पर जब ऐप पे आए तो ये तो हुआ हम लोग साथ। बड़े बड़े जायंट जिनके पास ज्यादा पैसे थे वो टीचर को तोड़ने आए, और हमारे 3-4 टीचर को तोड़ के ले गए। और जब तोड़ के ले गए तो बाकी लोग के टीचर जब टूटते थे ना, तो वो आते थे और हाथ जोड़ते थे कि कोई बात नहीं, आप जहां जा रहे हो खुश रहना, ये वो। हम लोग के टीचर तोड़े तो हम लोग के बच्चे थोड़े परेशान हुए कि अब कैसे हमारी पढ़ाई होगी। ऐप पे कॉमेंट आ रहे थे कि अब फिजिक्स वाला तो टूट जाएगा, नीट के बच्चे हैं जिनका नीट का पेपर आने वाला है, तो एकदम परेशान थे। तो फिर मैं उस दिन बहुत ही गुस्से में हो गया, और इसलिए मैं कहता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर टाइप का आदमी नहीं हूँ। मेरे अंदर ना वो कूलनेस है, ना वो ट्रिकी गेम्स खेलने का तरीका। मैं एकदम गुस्से में था, तो यूट्यूब पे गया मैं एक वीडियो लेके, और मैंने 5 नए टीचर उसी दिन हायर किए इंडिया के अलग अलग कोने से, और वो 5 टीचर आज ऑनलाइन के मोस्ट हिट टीचर है। नाम ले सकता हूँ, राजवंत सर बहुत वायरल टीचर, अमित महाजन सर बहुत वायरल टीचर, समाप्ति सिन्हा मैम बहुत वायरल, इस 5 टीचर हमने लॉन्च किया, सब बहुत हिट हुए। उस दिन मैं यूट्यूब पे गया और हमने थंबनेल पे लिख दिया कि तुम एक अलक पांडे लेके जाओगे, मैं 1000 नए अलक पांडे खड़ा कर दूंगा।
और यही हुआ, आज हम लोग के 500 टीचर हैं हम लोग के पास। तो मैंने कहा आप एक अलग पांडे मेरे पास से छीनोगे ना, मैं 500 और 500, 1000, 1000 मैं और क्रिएट करता जाऊंगा। और वो वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे गया, बच्चे भी एकदम खुश हो गए, बच्चों को लगा सर फाइटर है, वापस आए हैं। फिर किसी को फर्क नहीं पड़ा कि टीचर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बच्चों ने कहा इस टी शर्ट को पहन के जो पढ़ाएगा मुझसे पढ़ेंगे। और ये बात बच्चों ने विश्वास कर ली, क्योंकि ऐसे बच्चों को शिक्षा मिल रही थी जिनको नहीं मिल सकती थी। इस प्राइस पॉइंट पे हम लोग थे। 4000 रुपए में आईटी की तैयारी किसी ने सोचा नहीं था कभी इंडिया में हो सकती है। तो आपने बहुत बड़े लोगों को एक तरह से चैलेंज दिया इस मार्केट में, कोचिंग के मार्केट में। जब 5000 पे, तकरीबन 5000 कह सकते हैं, 4500 तक आप जेई की तैयारी करा रहे हैं, आप कोचिंग दे रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या? मतलब कम पैसे में ज्यादा बच्चों तक पहुंचना, मुनाफा कमाना, या फिर उन बच्चों तक पहुंचना जिन बच्चों तक पढ़ाई नहीं पहुंच रही थी? मुनाफे का तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने जो लाइफ देखी है, मुझे मुनाफा नाफे से बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है अभी, और ना तब कभी पड़ेगा। मुनाफा क्या ही कमाएंगे, हम जो यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे थे कि वही हमारे लिए मच मोर देन सफिशिएंट था लाइफ में। और हमको जो ऑफर आ रहे थे, कभी कोई 4 करोड़ बोल रहा है, पहला ऑफर दिया 500 रुपए का कि हमारा एक 30 सेकंड का वीडियो कर लो, हमारी टी शर्ट पहन लो और 500 रुपए लेना एक वीडियो का, सिर्फ एक वीडियो। और इस तरह के 3 वीडियो कर लो तो 1500 हो जाएंगे महीने में, जितने वीडियो करो उतना। और आखिरी ऑफर आया 75 करोड़ का। तो मेरे को अगर मुनाफा चाहिए तो 75 करोड़ रुपए लेके जा सकते हैं। आज भी मेरे पास 75 करोड़ रुपए नहीं है, और वो मेरे को बहुत पहले मिल सकते थे, तो मैंने लिया, नहीं तो मुनाफे की बात तो नहीं। दूसरी बात ये थी कि जब हम लोग का घर बिका और उसके बाद पापा मेरी बहन की साइकिल से जाते थे और दुकानों में एक साधना का कॉस्मेटिक्स का तेल बेचते थे, बिस्किट बेचते थे, तो वो लाइफ मैंने देखी और मैं नहीं आईटी कोचिंग कर पाया। मुझे ये फियर, एक बुरा भी लगता रहता है हमेशा अंदर से। तो हमें वो चेंज लाना है, तो हमें लगता है आई एम अ मैन ऑन अ मिशन, जो बदलने के लिए एकदम लगा है, और उसी से एनर्जी आती है। एक चीज मेरे एक टीचर थे, वो पूछ भी रहे थे पैसे से का, तो हमने कहा देखो सर, हम लोग ठीक है, हम लोग साल का कुछ लाखों में कमाते हैं, कोई साल का बहुत करोड़ों में कमा रहा है, खा वो भी रोटी दाल सब्जी रहा है, खा आप भी रोटी दाल सब्जी रहे हो, ठीक है, नहाते आप भी उसी पानी से, नहाते आप वो भी, पीते वही पानी में, कुछ डिफरेंस नहीं आना है सर। इस सबसे मेन बात होती है कि आपकी मिशन क्या है जीवन में। तो पैसा कमाना हम लोग का मिशन नहीं था, यही था कि गांव-गांव के उन बच्चों तक पहुंच पाए। अभी देखो ना आप, बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, थोड़े मैंने आपको मैं बता ही रहा था, वो कश्मीर से बच्ची जो सेलेक्ट हुई, ज़हरा, उस्मा ज़हरा, वो कश्मीर के गाँव से सेलेक्ट हो गई, कश्मीर के गाँव से, और उसके अगल बगल जितने भी लोग थे वो जा रहे थे बड़ी बड़ी कोचिंग, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख फीस देके। वो बच्ची तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ के सेलेक्ट हुई, उसने तो बैच भी नहीं खरीदा कोई, वो तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ के सेलेक्ट हो गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर बनेगी। अब सोचो वो कितनी क्रांति लाएगी। तो हम तो बस छोटे छोटे बीज बो रहे हैं। इस तरह के बच्चे, एक लड़का और है कश्मीर से ही अपना, वो भी सिलेक्ट हुआ है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही पहुंचा है कश्मीर से। अच्छा। इसी साल। और वो तो कैसे पढ़ रहा था, वो तो कश्मीर में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो वो दिल्ली आता था, सारे लेक्चर डाउनलोड करता था और उसको ले जाके फिर वहां जाके पढ़ता था कश्मीर में। इस तरह से पढ़ रहा था। अभी एक बच्चा गांव से है, नटवर करके, राजस्थान साइड से है, ये भी पहुंच गया गवर्नमेंट मेडिकल, इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने चाह रहा है, अपने गांव का पहला डॉक्टर, किसान का बेटा। अभी एक लड़की रूबी करके, वो भी एक दिल्ली में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, तो वो भी काफी चैलेंजिंग बैकग्राउंड से हैं। पापा ऑटो ड्राइवर है, मम्मी भी हैं, भाई थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो सेलेक्ट हो गई। अब ये सब तो हमको लग रहा है हमारे सब वॉरियर बन गए, हमारे सैनिक बन गए, सब तो अब ये बीज वो यार रेवोल्यूशन का, ये तो आगे बढ़ने जा रहा है इन बच्चों के द्वारा। तो अलग का कहना है कि रास्ते बदल लीजिए, मंजिल एक ही है। मंजिल जानेंगे अब यहाँ से आगे के सफर की अलग की क्या है, क्योंकि अब 101वां यूनिकॉर्न, भले ही यूनिकॉर्न हो जाना फिजिक्स वाला का अलग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अपार हैं अब फिजिक्स वाला के लिए, मैदान बहुत बड़ा है। तो किस तरह से ग्लोबल मार्केट को लेके तमाम वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर आगे कैसे काम करेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। महात्मा के मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं अलग पांडे जी से। अलग सर, युवाओं के लिए अलग, हमने अभी तक के इस सफर के बारे में आपसे बात की, जिसमें आर्थिक परिस्थितियां बहुत आपके लिए कठिन रही हैं, जिनको देखते हुए आप आज की तारीख में देश में उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनकी अगर आर्थिक हालत मजबूत नहीं है लेकिन पढ़ाई से वंचित ना रहे, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो अपना एक तरह से हुनर, अपनी काबिलियत दिखा सके। आगे के सफर में आज आपको क्या लगता है, फिजिक्स वाला के एक प्लेटफॉर्म से आज आप तकरीबन 6 से 7 आपके और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने अपनी एक तरह से अपनी सीमाओं को और बढ़ाया है। आगे के फ्यूचर प्लान्स है
जैसे फिजिक्स वाला से था पहले सिर्फ 11th 12th और जेई नीट के लिए, फिर हम लोग समझ में आया कि 9 10th के बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम लोग 9 10th के बच्चों के पास गए और प्लान हमने नहीं बनाया, प्लान बच्चों ने बनवाए। वो हमको बताते थे कि सर आप तो जेई नीट का ही कर रहे हो और 9 10th का क्या होगा। फिर हम लोगों ने 9 10th का एक प्लेटफॉर्म बनाया फिजिक्स वाला फाउंडेशन करके 9 10th, और वहाँ पे फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पे 1 साल। फिर उसके हम लोग कोर्सेज लेके आए पेड, और आज अपने आप में वो भी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल हम लोग के लिए बन गया है। मैं मान रहा हूँ आप कुछ जगह कह रहे हैं मेरे को यूनिकॉर्न में फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इस चीज से हमेशा फर्क पड़ता है कि फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस रहे, जहां तक वो बिजनेस है। वैसे बच्चे हमारे बिजनेस वर्ड नहीं पसंद, कहते हैं बिजनेस नहीं है इमोशन है, पर एक कंपनी चलाने के लिए मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल रहना बहुत जरूरी है। तो आज अपने आप में फाउंडेशन अपने आप में एक प्रॉफिटेबल बन गया 9 10th। इस तरह से फिर हम लोगों ने डिफेंस निकाला, डिफेंस वाला, वहां पे एनडीए के कोर्स लाए, पहले साल वो भी फ्री चलाया, फिर वहां पे भी पेड कोर्स लाए, अब अपने आप में वो भी एक प्रॉफिटेबल जोनर बन गया है। अब इस तरह से इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 6 7th 8th में भी जाएं, 9 10th तक की हैं, तो इस तरफ जाना हम लोग को बहुत जरूरी है। 6 7th 8th में वहां बहुत महंगे कोर्स बेच रहे हैं बड़े बड़े जाइंट, और एनिमेशन के कोर्स का बड़ा हाइप बना रखा है कि बड़े महंगे होते हैं। फिजिक्स वाला बना रहा है, उसको सस्ते में करके दिखाएगा उस चीज को। दूसरा एक बड़ा चैलेंज ये है कि 4000 फ्यूचर प्लान्स में ये एक फ्यूचर प्लान में से एक है। दूसरा बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ये कहते हैं 4000 में आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे चाहिए मेरे बच्चे को पर्सनलाइज कोचिंग मिले, टीचर उसको हमेशा कनेक्टेड रहे। मैंने कहा सर 4000 में नहीं हो सकता वो, तो मैंने कहा ले लो आप 50,000 रुपए और कर दो हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे को तो चाहिए। मैंने कहा हम आपके बच्चे के लिए नहीं करना, हमें पूरे इंडिया के बच्चों के लिए करना है। तो हम कभी भी बच्चों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कुछ के लिए कुछ आएगा, कुछ के लिए कुछ नहीं आएगा, ये कर ही नहीं सकता। पीडब्ल्यू जो भी करेगा डेमोक्रेटिक करेगा। तो हम पिछले 1 साल से लगे थे कि पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाए जिसमें बच्चा ऑन डिमांड टीचर से कनेक्ट हो पाए। ये काम कॉम्पिटिटर्स हमारे करके बैठे हैं, और सब जब करके बैठे थे तो बहुत इस चीज पे हम लोग को बोलते थे कि आप क्या 1-to-1 लर्निंग नहीं है, ब्रॉडकास्ट करते हो आप, तो हम तो करते हैं। हमने कहा आप 50,000 में करते हो ना, 50,000 में मैं भी कर दूं, कौन सी बड़ी बात है। अब पीडब्ल्यू वही चीज, फिजिक्स वाला वही चीज करने वाला है बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो ये भी एक दूसरा बड़ा प्रोग्राम है, उसका नाम सारथी है। तो हम लोगों ने उसका सारथी नाम दिया है कि जैसे श्री कृष्ण अर्जुना के सारथी बने, जैसे पीडब्ल्यू सारथी बनेगा बच्चों का। और सारे उनके डाउट सॉल्व करेगा और उनसे लगातार पूरे दिन कनेक्ट रहेगा। टीचर जब चाहो कनेक्ट हो जाओ, बहुत ही सस्ती फीस के अंदर। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ऑनलाइन के अंदर, यही तो बोलते हैं पेरेंट्स की टीचर से बात नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता। तीसरा जो हम लोग का बड़ा प्लान है वो ये है कि हम लोग थोड़े से हाइब्रिड सेंटर को भी और बढ़ाएंगे। हाइब्रिड को बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाइब्रिड का फायदा ये है कि हर जगह का बच्चा टॉप टीचर से पढ़ पा रहा है हाइब्रिड मॉडल के अंदर, तो ऑनलाइन का फायदा हम लोग उठा के वहां भी पहुंच पा रहे हैं। चौथा ये होगा, कुछ पीजी एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे हमारा आप ये देख लो कि भारत के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देख लो तो हर 10वां इंजीनियर जो बन रहा है भारत का वो पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है, हर 6वां डॉक्टर जो बन रहा है वो पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है। तो अब उनको आगे के कोर्स करने हैं पीजी कोर्स, तो वहां भी उनको मदद चाहिए, तो वहां के लिए भी हम लोग पीजी कोर्सेज के अंदर भी उतरना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, पर जो भी करेंगे भारत के अंदर करेंगे। ग्लोबल ओबल का हम लोग का कोई प्लान नहीं कि कुछ बाहर के लिए बनाएंगे। अभी सोनू का वो इंटरव्यू आया था, ठीक है, वो जैसा भी लड़का हो जो भी हो, पर वो एक जो चीज दिख रही थी, वो फीलिंग दिख रही थी ना कि अभी भी आप पहुंच नहीं पा रहे हो वहां तक, एजुकेशन वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। तो हमें लगता है कि जब वो सॉल्व हो जाए, जब भारत में एक भी बच्चा ये ना बोले कि पैसे के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया, जो मैं बोल देता हूं आज भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोल रहा हूं ना कि पैसा नहीं था इसलिए आईटी कोचिंग नहीं की, ये जब कोई ना बोल पाए तब हमें लगेगा कि हम लोग सही ट्रैक पे आए। अलग क्या ये मलाल है कि आईआईटी कोचिंग नहीं कर पाए, बहुत अच्छी कोचिंग, और वो मलाल वक्त के साथ आज जब इतने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं आप, तो अब वो मलाल थोड़ा सा कम हो गया हो? है, मलाल है, डेफिनेटली उसका मलाल है। लगता है कि नहीं कर पाए, और कर पाते तो चले जाते, ऐसा भी लगता है। खैर वही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ नहीं गए, अच्छा हुआ एसबीटीआई गए, अच्छा हुआ एसबीटीआई छूट गया, जबकि लोगों को उस टाइम लगा था कॉलेज छोड़ था, कितनी बुरी। अच्छा हुआ ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी जहां से पैसे, तो कुछ रिस्की डिसीजंस लिए, हमें लगता है अच्छे बन गए, सही। वही है ना कि आप डिसीजन लाइफ में पहले लेते हो, उसको सही बाद में प्रूफ करते हो। तो पहले हमने कॉलेज छोड़ दिया, पर अच्छा डिसीजन क्या है, कोई इंसान कॉलेज छोड़े घर जाके सो रहा है, ये नहीं। हम गए तीसरे दिन कोचिंग स्टार्ट की, कोचिंग स्टार्ट की, हमको दिखा अभी भी टाइम बचा है, हमने एक और कोचिंग पकड़ ली। 3 साल कोचिंग पढ़ाया, हमें अच्छे पैसे आ रहे, पर हमें लगा यहाँ से उस बच्चों तक नहीं पहुंच सकते, तो हम ऑनलाइन है। तो लगातार खुद को चेंज भी तो करते रहे साथ में। अलग आप उदाहरण उन बच्चों के लिए भी हैं जो आईआईटी की तैयारी पूरी करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट से भी करते हैं, लेकिन असफल अगर रह जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़े आप उदाहरण हैं कि उम्मीद नहीं छोड़े। अंत में सिर्फ आपसे चाहूंगी, तमाम जेईई नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि जब आप इतनी तैयारी करते हैं और नहीं हो पाते तो बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन जीवन में वो हताशा छोटी है, अवसर बहुत बड़े आ गए हैं। उनके लिए एक अंत में एक संदेश मैं ये बोलूंगा कि आईआईटी की तैयारी करते वक्त, नीट की तैयारी करते वक्त, जो भी आज तेरे सपने में है कल वो हकीकत में होगा। जो भी आज तेरे सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो भी आज तेरी औकात में नहीं है कल वो तेरी जेब में होगा।
न सिर्फ आपसे बात करके आपके सफर को लोगों तक पहुंचा के, खासकर उन युवाओं तक पहुंचा के जिन्हें शायद छोटी छोटी असफलताएं कई बार मायूस कर देती हैं और जीवन में लगता है कि कुछ अब बचा नहीं है, उनके लिए आप बहुत बड़े उदाहरण हैं, बहुत इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बात करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आगे की। बहुत बहुत थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सागर को स्वतंत्रता की तरह महसूस करती हूँ। सागर मेरी माँ और मैं उसकी बेटी हूँ।